Today our topic of discussion is concepts of demand and law of demand. So I am Alka Behel, Associate Professor Economics, VMM Rohtak. In economics, demand has a specific meaning. As a layman, desire, want and demand are interchangeably used. But in economics, desire is only a wishful thinking with no resources. It cannot be demand. एक चाहना है जिसके कोई साधन, जिसको पूरा करने के कोई साधन नहीं है. एक पोर व्यक्ति कार की इच्छा कर सकता है, लेकिन उसके पास उसको पूरा करने के साधन नहीं है, तो वो सिर्फ डिजायर है. वांट क्या है? विशफुल थिंकिंग है. आपकी चाहना है प्लस रिसोर्सेस, उसको पूरा करने के साधन भी हैं, लेकिन उसे खर्चने की तत्परता नहीं है. उन साधनों को खर्चने की तत्परता नहीं है. आपके पास कोई भी रीजन हो सकता है इसका. आपके पास बहुत सारी और जरूरतें हों जिसे आप पूरा करना चाहते हैं पहले, और फिर आप कार खरीदना चाहते हैं. अभी कार पर पैसा खर्च करना नहीं चाह रहे. आपके पास इच्छा है, आपके पास साधन है, लेकिन खर्च करने की तत्परता नहीं है. लेकिन मांग क्या होती है? जब आपके पास इच्छा है, साधन भी है, उसको खर्च करने की तत्परता भी हो गई, वांट हो गई ना, और प्लस उसको एक पर्टिकुलर, एक निश्चित समय के साथ और एक निश्चित कीमत के साथ संबंधित किया गया है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मांग कहेंगे. अब मांग और मांगी गई मात्रा में भी फर्क है. मांग क्या है? मांग है वो सारी quantities which the buyers can buy at alternative prices during a given period of time. अलग अलग कीमतों पर वो कौन कौन सी मात्राएं खरीद सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, एक समय अवधि में, उसे मांग कहेंगे. लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड एक खास मात्रा है, एक विशेष मात्रा, जो आपके बायर्स आर विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस. अगर 10 रुपीज प्राइस है, तो उस पर वो 2 पेन खरीदेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी. आइए बात करते हैं डिमांड कर्व की. मांग वक्र क्या है? मांग वक्र वह वक्र है, वो कर्व है जो रिलेशनशिप शो करता है किस में? आपकी कंज्यूमर की क्वांटिटी में, जो वो गुड एक्स की खरीदना चाहता है, विच इज विलिंग टू बाय, एंड द प्राइस ऑफ गुड एक्स. इन दोनों में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, जो कर्व, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मांग वक्र कहेंगे. फिर इन बेसिक कंसेप्ट्स में ही 2 और कंसेप्ट्स ऐसी हैं जो आपको जरूरत होगी. एक है सब्स्टिट्यूट्स यानी प्रतिस्थापन वस्तुएं. कोई भी 2 वस्तुएं आपस में प्रतिस्थापन वस्तुएं तभी कहलाएंगी, सब्स्टिट्यूट्स तभी कहलाएंगी, अगर एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है. जैसे टी एंड कॉफी, अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, तो हम लोग कहेंगे ये वस्तुएं क्या हैं? सब्स्टिट्यूट्स हैं. फिर है कॉम्प्लीमेंट्रीज. कॉम्प्लीमेंट्रीज मतलब पूरक वस्तुएं. 2 कमोडिटीज, 2 गुड्स तब कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं अगर एक की कीमत के बढ़ने पर दूसरे की मात्रा, मांगी गई मात्रा, कम हो जाती है. अगर हम लोग पेट्रोल और कार को लें, तो पेट्रोल की कीमत के बढ़ने पर अगर कार की मांग कम हो जाती है, तो बच्चे हम इसका मतलब पूरक वस्तुएं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाई स्टडी डिमांड? डिमांड को स्टडी इसलिए करना चाहिए क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म में आपको पता है, सेवाओं को और कीमतों की, वस्तुओं की कीमतों को निश्चित करना के लिए मांग और पूर्ति वक्रों की जरूरत होती है. और जहां कहीं भी आपके मांग वक्र और पूर्ति वक्र, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करते हैं, जहां कहीं भी इक्विलिब्रियम होता है, जहां पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उसे इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहा जाता है. सो वही प्राइस को डिटरमिन करती है. और लेकिन मार्केट्स आजकल इसमें डायनामिज्म है, बहुत सारी चेंजेस होते हैं, और इस डायनामिज्म के कारण आपकी प्राइसेस में और आपकी क्वांटिटी में काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं. सो अगर हमने पता लगाना है कि कीमतों में परिवर्तन क्या है, उत्पादन में परिवर्तन कितना हुआ है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग डिमांड का एनालिसिस करें, मांग को की विश्लेषण करें. आइए बात करते हैं मांग को और जानने के लिए कि मांग की विशेषताएं क्या हैं. सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो मांग का है, डिमांड का है, वो ये है कि ये यूटिलिटी पर यानी उपयोगिता पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है. कोई भी एक रैशनल कंज्यूमर,
रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? जो सोच समझ सकता है, जिसका दिमाग ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक्स में रैशनल कंज्यूमर को एज्यूम करते हैं। कोई भी एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा ऐसी वस्तुओं को बाय करना चाहेगा जिससे उसकी उपयोगिता बढ़ती है, घनात्मक है। जिसकी उपयोगिता उसकी कम होती है या ऋणात्मक होती है, ऐसी वस्तुओं का वो उपभोग नहीं करेगा, रादर उन वस्तुओं का उपभोग करेगा जिसके कारण उसकी उपयोगिता बढ़ती है। नेक्स्ट ले लेंगे फ्लो कंसेप्ट। डिमांड फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट एंड स्टॉक कंसेप्ट दो कंसेप्ट होती हैं बेटा। स्टॉक कंसेप्ट कौन सी कंसेप्ट है? जो कि एक समय बिंदु के साथ संबंधित है, और जैसे आज इस वक्त 12 बजे, आज फला फला डेट को कोई मांग का संबंध किस कीमत से, तो ये क्या हो जाएगी? स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम एसोसिएट करते हैं, जैसे पर वीक, पर मंथ, इस पूरे वीक में कितनी मांगी गई मात्रा रही, डिमांड रही, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्लो कंसेप्ट कहेंगे। इसी तरह से हमेशा ये प्राइस के साथ रिलेटेड होती है कि अब कीमत के बगैर इसका कोई वजूद नहीं है। इट इज डिजायर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल बॉट क्वांटिटी नहीं है, डिजायर्ड क्वांटिटी है। सो आप बेसिकली देखिए आपके डिमांड के फीचर्स क्या हैं। एक तो यूटिलिटी से एसोसिएटेड है जरूरी, और प्राइस से एसोसिएटेड है, टाइम भी पीरियड के साथ एसोसिएटेड है, और एक निश्चित मात्रा, ऐसी मात्रा जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं, चाहना कर रहे हैं। So this was about demand and the features of demand. आइए डिमांड फंक्शन की बात करें। डिमांड फंक्शन क्या है? मांग फलन। मांग फलन, डिमांड जो है किसी एक वेरिएबल से अफेक्टेड नहीं है। बहुत सारे वेरिएबल्स इकट्ठे मिलकर आपकी मांग को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे देखिए आपकी गुड्स, जिस कमोडिटी को आप डिमांड कर रहे हैं उसके अपना कीमतें, जो उससे रिलेटेड वस्तुएं हैं, जो उससे संबंधित वस्तुएं हैं, उसकी कीमतें, आपकी उपभोक्ता की आय, उसकी प्राथमिकताएं, प्रेफरेंसेस, वेदर कंडीशंस कैसी हैं, पास्ट लेवल ऑफ डिमांड क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, आपका वेल्थ कितना है, धन का स्तर क्या है, पॉपुलेशन क्या है। सो डिमांड फंक्शन को अगर हम लिखते हैं तो ये रहेगा डिमांड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स क्या है? एक्स कमोडिटी का की कीमतें। प्राइस ऑफ वाई, रिलेटेड वस्तुओं की कीमतें। वाई मतलब आपकी कंज्यूमर की आय। डब्ल्यू, डब्ल्यू है वेल्थ ऑफ कंज्यूमर, आपके उपभोक्ता का धन जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने संचित किया हुआ है। टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उसकी रुचियां, उसकी प्राथमिकताएं। एंड ई इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर, आपके उपभोक्ता की एक्सपेक्टेशंस, उसकी क्या आशाएं हैं। इससे पहले कि हम इससे आगे चलें, आपको यहीं पर मैं बताना चाहूंगी कि पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आंशिक संतुलन क्या होता है, और सामान्य संतुलन क्या होता है। हम लोग जनरली इकोनॉमिक्स को स्टडी दो इक्विलिब्रियम, दो एनालिसिस के बेसिस पर करते हैं। एक है जनरल इक्विलिब्रियम और दूसरा है पार्शियल इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग डिमांड फंक्शन, डिमांड ऑफ एक्स को के चेंज को तब स्टडी करें जब सारे फैक्टर जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, पी एक्स, पी वाई, वाई, डब्ल्यू, टी, ई, सबके चेंजेस का असर अगर हम लोग स्टडी करें डी एक्स पर, तो इसका मतलब हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ऐसे केस में हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये डिमांड जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, तो इसलिए इसमें हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को यूज करते हैं। होता क्या है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस? ये प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, और इसमें हम लोग मान लीजिए डिमांड ऑफ एक्स पर असर दिखना चाहते हैं प्राइस ऑफ एक्स का, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी पी वाई, वाई, डब्ल्यू, टी एंड ई को कांस्टेंट मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि ये सब चीजें कांस्टेंट है, और अगर इसको कांस्टेंट मान लें तो हम लोग इनको एक सेगमेंट में ले लेते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये वर्ड जो है निकला है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का एक वर्ड था सेट्रिस पैरिबस, वहां से निकला है। सो अगर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल में हमने किस किस को इक्वल मान लिया? हमने मान लिया संबंधित वस्तुओं की कीमतों को, वाई को, डब्ल्यू को, पी को,
एक्सपेक्टेशंस को सबको कांस्टेंट मान लिया और हम लोग देख क्या रहे हैं, सिर्फ रिलेशनशिप देख रहे हैं आपकी डिमांड ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स में, राइट। हालांकि ये हमें पूरी पिक्चर नहीं हम ले पाएंगे इससे, लेकिन हम एक साइड पर लेकर सिर्फ डिमांड ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स के रिलेशनशिप को देखते हैं। सो ये रिलेशनशिप, ये जो एनालिसिस है वो क्या हो जाएगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हो जाएगा, आंशिक संतुलन विश्लेषण हो जाएगा। अपने बैक ऑफ माइंड पर रखिए कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट ले लेंगे डेफिनेशन। इसे डिफाइन किया है प्रोफेसर फर्ग्यूसन ने। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज दैट द कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय at each possible price during a given period of time, other things being equal। एक ऐसा किसको रेफर कर रहा है, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ गुड्स को जो कंज्यूमर योग्य है जिसको बाय करने में और इच्छा है उसकी बाय करने की एक पीरियड ऑफ टाइम में अलग अलग कीमतों पर। और अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का लैटिन फ्रेज क्या था, सेट्रिस पैरिबस, उसे हमने डिमांड फंक्शन में दिखा दिया है। dx इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस x। बाकी देखिए सारी चीजें नहीं, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट माना है, इसलिए उनको कांस्टेंट मानने के लिए आगे हमने सेट्रिस पैरिबस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर सेट्रिस पैरिबस है तो क्या रिलेशनशिप है आपकी वस्तु की मांगी गई मात्रा में और आपकी कीमतों में, उल्टा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और जो भी लॉ इसे डिपिक्ट करेगा, इसे बताएगा, उसे कहा जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली ये बता रहा है कि आपकी मांगी गई मात्रा में और आपकी कीमतों में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसे शो कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड डायग्राम। आप देखिए इस टेबल में हमारे पास 3 कॉलम है। पहले में प्राइस जो रुपीस पर केजी दे रखा है, क्वांटिटी डिमांडेड केजी पर मंथ दे रखा है, एंड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमने डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए लिए हुए हैं। प्राइस है 10, 20, 30, 40। 10 पर डिमांड है 5, लेकिन जैसे जैसे कीमत बढ़ती चली जाती है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जाती है। मैंने आपको बताया था कि आपकी मांगी गई मात्रा का कीमतों के साथ उल्टा रिलेशनशिप है और इसे इस डिमांड शेड्यूल में और डिमांड कर्व में दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए डिमांड हमने OY एक्सिस पर ले लिया है प्राइस, OX एक्सिस पर ले लिया है डिमांड, और क्वांटिटी केजी पर मंथ लिया हुआ है। आपके ABCF जो हैं रेफरेंस पॉइंट्स हैं जो कि दिखाते हैं अगर आपकी कीमतें हैं 10 तो आपकी मांगी गई मात्रा 5 है। अगर आपकी कीमतें बढ़ जाती हैं 20 हो जाती है, मांगी गई मात्रा 4 हो जाती है। जैसे जैसे आपकी कीमतें बढ़ती चली जाएंगी आपकी मांगी गई मात्रा क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक कर्व आ जाता है, इसे कहते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व ऊपर से नीचे आने की टेंडेंसी रखता है, नेगेटिव स्लोप कहते हैं इसे। सो हमेशा ये राइट नॉर्मल गुड्स अगर होंगी तो ऊपर से नीचे को आएगा, इसे कहेंगे राइट स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टू द राइट, राइट। और ये किस फंक्शन पर बेस्ड है आपको मैं अभी बता चुकी हूँ। आपकी मांगी गई मात्रा और कीमतें इनवर्सली रिलेटेड हैं तो इसे हम लोग नेगेटिव फंक्शन से शो कर सकते हैं। यहाँ देखिए QX इज इक्वल टू 20 माइनस 5PX, मतलब PX क्या है, प्राइस ऑफ X कमोडिटी, क्वांटिटी है आपकी QX। इस इक्वेशन में आप प्राइस की जो भी मात्रा डालेंगे, जैसे मान लीजिए प्राइस है कितना 5, तो अगर प्राइस 0 है सपोज तो आपकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इस इक्वेशन से आप इस तरह से अलग अलग प्राइसेस को डालकर आप डिमांड को निकाल सकते हैं, परस्यूम कर सकते हैं। आप अगर आपको ये कहा जाता है कि आप डिराइव करिए आप इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को, तो आपके पास प्राइसेस दे रखे हैं तो इस इक्वेशन में डालकर आप डिमांड निकाल सकते हैं और आपके पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आ जाएगी। अगर कहा जाता है कि डिमांड कर्व बनाइए तो वो जो टेबल आपको दिया गया होगा, देखिए ये टेबल नीचे दे रखी है, अब ये जो टेबल आपके पास आ गई इस इक्वेशन के बाद, अगर प्राइस 0 लगाया तो 20 आ गई, प्राइस 1 लगाया 15 आ गई। ऐसे आप कोई भी प्राइस लगाकर आप QX की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें तो हमारे पास
क्या आ जाएगा, ऊपर से नीचे आता हुआ राइट साइड स्लोप करता हुआ एक डिमांड कर्व आ जाएगा, जो कि कंफर्म करता है कि आपकी डिमांड और आपकी गुड के प्राइसेस में इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट ले लेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट में एक ही बायर थोड़े ही होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं। और प्रोफेसर लीवाफस्की ने मार्केट डिमांड शेड्यूल को डिफाइन किया है कि as all those quantities of given commodities which all the consumers will buy at all possible prices at a given moment of time। वो सारी क्वांटिटीज जो अलग अलग कंज्यूमर्स, सारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं मार्केट में, ऑल द कंज्यूमर्स विल बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस एट ए गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। तो उसे हम लोग टेकन टुगेदर, उसका हॉरिजॉन्टल समीशन आपको क्या दे देगा, आपको मार्केट डिमांड दे देगा। मान लीजिए आपके पास गुड एक्स है, एक ही गुड है और वो है गुड एक्स, और आपके पास 2 बायर्स हैं आपकी टोटल मार्केट में, बायर ए एंड बायर बी। तो इसमें इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होगी? इंडिविजुअल डिमांड होगी वो डिमांड गुड एक्स जो कि इंडिविजुअल कंज्यूमर का पार्ट है, और मार्केट डिमांड क्या होगी? डिमांड फॉर द गुड ऑन द पार्ट ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स टेकन टुगेदर। ए और बी सारे कंज्यूमर्स हो गए मार्केट में, इनकी मांग को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाएगी। ग्राफिकली भी अगर हम मार्केट डिमांड कर्व लेते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल समेशन या लिटरल समेशन होता है सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का। आप यहाँ देखें, आपके डिमांड ऑफ ए और डिमांड ऑफ बी को दिखाया गया है डिमांड कर्व ऑफ ए से और डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर बी से, और दोनों जो है नेगेटिव स्लोपिंग है, डी ए और डी बी इनकी नेचर को दिखा रहा है। और मार्केट डिमांड कर्व क्या है? इसका सम टोटल है। मान लीजिए आपकी प्राइस है P2, तो कंज्यूमर ए बाय कर रहा है क्या वो ए क्वांटिटीज, कंज्यूमर बी बाय कर रहा है क्या वो 2 क्वांटिटीज। इनको दोनों को अगर हम ऐड कर दें, समेट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओ क्यू क्वांटिटीज आ जाएंगी, जिसे हमने मार्केट डिमांड कर्व में शो कर दिया है। और अलग अलग पॉइंट्स एम और एन को अगर हम कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास एक कर्व आ जाता है, वो क्या है? मार्केट डिमांड कर्व। जिस तरह से हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, वैसे ही मार्केट डिमांड फंक्शन में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके मार्केट डिमांड फंक्शन को। सबसे पहला है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, मार्केट डिमांड ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट करता है। फिर है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। आपकी जनसंख्या का आकार क्या है, उसकी रचना क्या है, वो भी अफेक्ट करती है। फिर है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बिसाइड्स इंडिविजुअल डिमांड अफेक्टिंग फैक्टर्स। इंडिविजुअल डिमांड तो अलग हो गई, इसके अलावा और भी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं किसी कमोडिटी के लिए, वो भी आपके मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। और भी बहुत सारे फैक्टर्स भी हमने जो डिमांड फंक्शन में शॉर्ट लिस्ट किए थे, वो उन्हें हम देखते हैं कि कैसे असर करते हैं वो मांग पर। फर्स्ट ले लेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी। मान लीजिए गुड एक्स की डिमांड पर हमने असर देखना है प्राइस ऑफ एक्स गुड का, तो अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, इफ अदर थिंग्स आर बीइंग इक्वल, तो डिमांड ऑफ एक्स जो है वो गुड एक्स प्राइस ऑफ गुड एक्स के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स। हमने अपने डिमांड फंक्शन में इसे शो किया था y के साथ अदर गुड्स को। सो यहाँ देखिए डिमांड ऑफ x कैसे इन्फ्लुएंस्ड है प्राइस ऑफ y से। जब भी कभी आपकी वस्तु या तो सब्स्टिट्यूट हो सकती है या कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है, इसे हमने पहले बताया है आपको। अगर आपकी गुड y सब्स्टिट्यूट है तो अलग असर होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो अलग असर होगा। लेकिन ये एक चीज निश्चित है कि यहाँ पर मांग गुड एक्स की मांग जो है गुड एक्स के प्राइस के साथ नहीं, रादर गुड वाई के प्राइस के साथ अफेक्टेड हो रही है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉस प्राइस डिमांड। और इससे देखिए फंक्शन में शो किया है डिमांड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई। डिमांड ऑफ एक्स, आई रिपीट, and price of y highlighted। So यहाँ ceteris paribus की assumption है, फिर से बाकी सारी चीजों को constant माना गया है। 2 situations में आपको बता चुकी हूँ, जब x और y substitutes हो, प्रतिस्थापन हो। प्रतिस्थापन कब होंगी?
Two goods are said to be substitutes when on unavailability of good X, good Y can be used with almost same ease and same satisfaction to the consumer. आपको चाय पीने की कहीं इच्छा होती है, लेकिन चाय की अवेलेबिलिटी नहीं है या चाय का प्राइस बढ़ गया है, तो ऐसे केस में अगर आपको कॉफी मिलती है तब भी आपको सेम सेटिस्फैक्शन होगी. सो ये सब्स्टिट्यूट्स, और सब्स्टिट्यूट्स की कीमतों में अगर परिवर्तन आता है तो उसकी से रिलेटेड गुड पर की डिमांड पर असर आएगा, और इसे दिखाया हुआ है इस डिमांड कर्व पर. आप यहाँ देखिए, हमने ओ एक्स एक्सिस पर कॉफी की मांग ले रखी है, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ कॉफी ले रखा है. डी और D1 आपके डिमांड कर्व्स ऑफ कॉफी हैं. प्राइस ओपी ही है, कॉफी का मांगी गई मात्रा है ओ एक्स, लेकिन प्राइस अगर ओपी ही रहता है, किसी कारण से आपकी कॉफी की मांग बढ़ जाती है और बढ़कर OX1 हो जाती है. डी से D1, पहले प्राइस ऑफ टी था 200, फिर प्राइस ऑफ टी हो गया 250. ये रीजन है आपकी कॉफी की प्राइस क्वांटिटी के बढ़ने का, राइट. अब यहाँ देखिए कॉफी की मात्रा किस कारण बढ़ी, आपके टी के प्राइस के बढ़ने के कारण. तो ये सब्स्टिट्यूट्स हो गए. नेक्स्ट इज व्हेन एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्रीज. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जब दोनों जो जिनकी संयुक्त मांग होती है, व्हेन दे जॉइंटली सेटिस्फाई अ वांट. पेट्रोल एंड कार. अब पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. यहाँ कार और पेट्रोल का केस ले रखा है. आपने OY एक्सिस पर कार का प्राइस लिया और OX एक्सिस पर कार की क्वांटिटी ले ली. डिमांड पहले D थी कार की, अब D1 हो गई. सेम प्राइस पर आप देखिए कार की मांग जो है वो कम हो रही है. कारण क्या है, पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना. पहले पेट्रोल की कीमत 60 थी और अब क्या हो गई, 90 हो गई, और इस कारण आपकी मांग जो है वो कम हो गई कीमतों के बढ़ने पर. किसकी कीमत बढ़ी, पेट्रोल की. मांग किसकी कम हुई, कार की. और जब अब बेसिकली देखिए इसके अलावा आपके मांग और आपकी कंज्यूमर की आय भी असर करती है. आपकी मांग जो है वो कंज्यूमर की आय से भी प्रभावित होती है. आपके डी फंक्शन देखिए, dx इज अ फंक्शन ऑफ y. dx इज अ फंक्शन ऑफ y क्या है, दो गुड्स में हम देखेंगे. जब जब आपकी कंज्यूमर को नॉर्मल गुड्स के केस में अगर आपकी कंज्यूमर की आय बढ़ती है तो मांग बढ़ेगी गुड एक्स की. अगर मांग बढ़ती है इनकम के बढ़ने के कारण, इसका मतलब क्या है, आपकी गुड एक्स एक सामान्य वस्तु है. इसको शो किया गया है डिमांड कर्व की शिफ्टिंग से. आपकी प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन आपकी कीमतों के कांस्टेंट होते हुए भी आपकी इनकम के बढ़ने के कारण आपकी नॉर्मल गुड्स के केस में मांग वक्र ऊपर को शिफ्ट कर गया है. नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स होती है निम्न कोटि की वस्तुएं. निम्न कोटि की वस्तुएं जब भी होंगी तो आपकी इनकम जब जब बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स यानी निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग कम होती चली जाएगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. पहले डालडा घी लोग यूज करते थे, क्यों, क्योंकि वो सस्ता था. क्यों, क्योंकि उनकी कीमत, उनकी आय जो थी कम थी और इसलिए वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो जैसे ही उनकी आय बढ़ेगी तो डालडा घी को ड्रॉप करके, की डिमांड को कम करके वो किसी सुपीरियर ऑयल की तरफ जाएंगे. सो ये डालडा घी क्या था, वहाँ इंफीरियर गुड था. सो इंफीरियर गुड में के केस में आपकी इनकम के बढ़ने पर आपकी डिमांड ऑफ दैट गुड कम हो जाएगी. आप यहाँ देखिए इस डायग्राम में, पहले डिमांड कर्व था डी, अब हो गया D1. सो कीमतें सेम है, तो कारण क्या है यहाँ पर, इनकम का बढ़ना. सो ये इसके अलावा आपके टेस्ट भी, आपके प्रेफरेंसेस भी अगर अच्छे हैं, ज्यादा हैं किसी कमोडिटी के लिए, तो डिमांड कर्व ऊपर को शिफ्ट कर जाएगा, और अगर नहीं है तो डिमांड कर्व नीचे को शिफ्ट करेगा. एक्सपेक्टेशंस भी असर करती हैं आपकी डिमांड कर्व को. अगर आशा है कि फ्यूचर में, जैसे आजकल के सिनेरियो में आशा है कि आपकी वस्तुओं की दुर्लभता होने वाली है और इसका मतलब कीमतें बढ़ेंगी. अगर ये आशाएं हैं, दुर्लभता होगी तो कीमतें बढ़ेंगी, ये अगर ये आशा है, ये तो कंज्यूमर्स आज चाहे कीमतें ज्यादा होंगी तब भी वो ज्यादा मांग करेंगे. और अगर उन्हें ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो आज जितने मर्जी कम प्राइसेस हों, अब वो कम मांग करेंगे.
नेक्स्ट इज साइज एंड कंपोजिशन। आपकी पॉपुलेशन का साइज क्या है? ज्यादा साइज होगा पॉपुलेशन का तो डिमांड ऑफ गुड एक्स ज्यादा होगी, कम होगा तो डिमांड ऑफ गुड एक्स कम होगी। इसी तरह से कंपोजिशन यानी आपकी जनसंख्या की रचना क्या है। आपको पता है कि पॉपुलेशन में 0 to 15 का ग्रुप एक होता है, 15 to 60 ईयर्स तक का ग्रुप है, फिर 60 एंड अबव का ग्रुप है। अब 0 to 15 जो है इनएक्टिव एक अलग ग्रुप है। अगर मान लीजिए इन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी जो इस ग्रुप के द्वारा यूज की जाती है। कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं ये लोग? 0 to 15 के ज्यादातर बच्चे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, या फिर 15 इनिशियल स्कूलिंग हो रही होती है, एलिमेंट्री स्कूलिंग, और 15 ईयर्स सीनियर स्कूल तक कहीं आ जाते हैं। तो टॉयज एंड स्टेशनरी की मांग ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब आय का वितरण। अगर आय का वितरण दो तरह से हो सकता है, एक है आय का समान वितरण। अगर आय का समान वितरण है तो सबको बराबर की आय मिली है तो किन वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी? जो आवश्यकताएं हैं या ऐसी जो कंफर्ट्स हैं। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा आय आ जाती है और कुछ लोगों के हाथ में कम आय। कुछ लोग बहुत पुअर हैं, कुछ लोग बहुत रिच हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे केस में ज्यादा मांग किसकी होगी? लग्जरीज की। लग्जरीज क्या होती है? विलासिता वस्तु। सो आप देखिए वांट्स को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। लग्जरीज कौन कंज्यूम कर सकता है? रिच लोग। नेसेसिटीज एंड कंफर्ट्स कौन कंज्यूम करता है? जनरली आप उनकी डिमांड कौन करता है? पुअर लोग या मिडिल क्लास, मिडिल इनकम ग्रुप के लोग। लग्जरीज दे कैन नॉट अफोर्ड। ऐसा नहीं है कि रिच लोग नेसेसिटीज भी कंज्यूम करते हैं, कंफर्ट्स की डिमांड भी करते हैं, लेकिन लग्जरीज की डिमांड ज्यादा करते हैं, ऑलरेडी रिच कहीं एक लेवल पर पहुंच गए होते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिमांड फंक्शन एज वेल एज द बेसिक नॉलेज ऑफ योर डिमांड कर्व। इसके हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। आई होप इट इज क्लियर। एंड अगर कोई क्वेरीज होंगी तो आप कहीं आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं।